अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आई एम मिसेस काशिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एजुकेशन HK। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अपनी वीडियो का स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात करूंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी वीडियो का आगाज एक अच्छी बात से होता है। आज की अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के साथ मुस्कुराते रहा करें, एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते रहा करें, क्योंकि मुस्कुराकर देखना भी सदका है। तो इसलिए लोगों से अच्छे मेलजोल बढ़ाया करें और एक दूसरे को हंसकर देखते रहा करें। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कर सकते हैं मीन्स ये है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ किसी हैवी बॉडीज के लिए नहीं होगा, बल्कि ये लॉ आप किसी भी यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को, अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाला लॉ वेरीफाई करेगा। अब आपको बताते हैं कि ये लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है क्या। बेसिकली ये लॉ ये है कि इस पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात के अंदर जब आप किसी दो ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं, वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान के जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये लॉ मैंने आपको जैसे कि शुरू में ही बता दिया कि किसी भी हैवी बॉडीज के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि ये हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉ वेरीफाई करेगा। लेट सपोज कि हम यहाँ जमीन पर खड़े हुए हैं, जमीन पर हमारा खड़े रहना कोई बिला वजह नहीं है। कोई ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हमें यहाँ जमीन पर ठहराए हुए है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हम या कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन पर ठहरा रहता है, वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को वेरीफाई कर रही होती है। सैटेलाइट सिस्टम में अगर आप चले जाते हैं तो वहां पर भी यही हो रहा था। अगर आप प्लैनेट्स की मूवमेंट को देखते हैं तो प्लैनेट्स की मूवमेंट में भी यही हो रहा होता है। एक ऑर्बिट में सारे प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं, वो कभी अपने ऑर्बिट से निकल के बाहर क्यों नहीं गिरते, सिर्फ एक ही ऑर्बिट में क्यों मूव कर रहे होते हैं? बिकॉज उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको उसी ऑर्बिट पे घूमने में मदद दे रही होती है और एक दूसरे के करीब रखे हुए होती है। जिस तरह से अल्लाह पाक ने एक निजाम बनाया है, तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन निकलता है, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। आपको पता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें हमें 1400 साल पहले ही पता लग चुकी है, लेकिन हम साइंस के अकॉर्डिंग उन सारी बातों को अब वेरीफाई करते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्टेटमेंट क्या है कि जब आप किसी दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे कि किसी भी क्वांटिटी को जब आपने डिनोट करना होगा तो हम उसके नॉर्मली स्टार्टिंग अल्फाबेट से उसको डिनोट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। वो टू ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या होंगे? एक हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। एक ऑब्जेक्ट आपने ले लिया है, वो आपके पास है लाइटर ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो इन दोनों को एक दूसरे के करीब करेगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास क्या होती है? उसे हम कहते हैं, वो फोर्स है एफ। न्यूटन हमें ये बताते हैं इस लॉ के अंदर कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के, इन दोनों का जो भी मास होगा, लेट ये ऑब्जेक्ट आपके पास ग्रेटर है, इसे हमने कह दिया इसका मास है m1, इस ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा m2। अब आपसे कहते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के जो फोर्स है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये फोर्स, तो हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्ट कर दिया है फोर्स के साथ। वो फोर्स आप जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के करीब कर रही है। अब उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इसी स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो इनके सेंटर्स को आपस में मिला रहा है, एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने शो कर दिया है r से, ठीक है जी। वो डिस्टेंस इसी फोर्स के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मींस ये जो फोर्स अप्लाई की गई है वो इस डिस्टेंस का जब आप स्क्वायर कर देंगे
तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर इस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये आ गया आपके पास। इनवर्स के लिए हम हमेशा अपॉन में लिखते हैं। ये आपकी इक्वेशन हो गई है 1, ये इक्वेशन हो गई है 2। अब हमें क्या करना है, हमें इस लॉ की डेरिवेशन ड्राइव करनी है। ड्राइव करने से मुराद ये होता है कि आप किसी क्वांटिटी इसको किस तरह से ड्राइव करते हो। जब हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करने लगते हैं तो हम सपोज करते हैं कि वहां पर ऐसा काम हुआ होगा, उस ऑब्जेक्ट ने ऐसा कुछ किया होगा, उसके लिए हम ये सब ले सकते हैं। हम हर चीज को सपोज करते जा रहे होते हैं और सपोजिशन के साथ साथ हमारे पास एक डेरिवेशन ड्राइव हो जाती है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आ जाती है, साइंटिस्ट उस पर अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद थ्योरीज हमें मिलती है और उसके बाद हम इसका रिजल्ट देख रहे होते हैं। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लॉज जो हमने दो स्टेटमेंट बनाई है उन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है जी, कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करते हो या कंपेयर कर रहे होते हो तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्सेस है, वो दोनों के पास सेम है, तो हम उसे लिख देते हैं 1 टाइम। प्रोपोर्शन का साइन दोनों के पास एक जैसा था, हमने लिख दिया 1 टाइम। अब ये जो आपके पास मासेस है m1 एंड m2, ये आ गए नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है r स्क्वायर। दोनों को हमने कंबाइन किया है तो हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया। m1 m2 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएंगे और r स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में है। वेरिफिकेशन कब होती है, जब आप इसका प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला कंप्लीट हो। जब तक यहाँ प्रोपोर्शन होगा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा, तो इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे हम, और जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इक्वल टू के साथ कोई एक कांस्टेंट नंबर आता है। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है, कैपिटल जी है। कैपिटल जी को हम यहाँ क्या कह रहे होते हैं, ये कहलाता है आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है जी, ये कैपिटल जी है तो यहाँ पर यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है हम लोगों के पास, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 ऑफ पावर -11। ये आपके पास g की वैल्यू होती है। F वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, m1 और m2 इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस हैं और r क्या है, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है। ये आ गया आपके पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब इसी लॉ को यूज करते हुए हम यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ द अर्थ इसी डेरिवेशन से ड्राइव होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज किया था कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो मेजर है, जो ग्रेटर ऑब्जेक्ट है, और एक हमने लिया है जो लाइटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, एक हैवियर लिया एक लाइटर लिया है। तो हैवियर ऑब्जेक्ट जो है हम अगर उसे सपोज कर दें कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, मीन्स वो अर्थ है ऑब्जेक्ट। और सेकेंड ऑब्जेक्ट आप कोई भी ले लो, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई बॉल है, कोई डेस्क है, कोई चेयर है, कुछ भी हो सकता है जो जमीन पर रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के सरफेस पे रखा हुआ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम इसे कहेंगे कि ये जमीन है और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। इस कंडीशन को लेते हुए हम इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे मास ऑफ द अर्थ के लिए। लेकिन आज के लिए आपके पास यही वीडियो है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को मजीद आगे कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें हम मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करेंगे और उसी में ही हम आपको वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड विद डेप्थ दोनों की डेरिवेशन ड्राइव करके बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये टॉपिक यहाँ तक खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए मिसेस काशिफ को। अल्लाह हाफिज़।